स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज है इलेक्शंस के बारे में। तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल के वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उसके फर्स्ट पेज के वोटिंग को कैरी आउट किया गया, जिसमें वोटर्स का जो टर्नआउट परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है। तमिलनाडु के वहाँ पे वोटर्स का जो टर्नआउट परसेंटेज है वो 85% रहा, और वेस्ट बंगाल के वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 93% हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मास लेवल के ऊपर में वोटर्स का इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया जाना, उसके बिहाइंड में जो रीजन्स हैं वो क्या हैं कि हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कम्प्लीटली वहाँ पे वेव हो, वोटर्स के द्वारा उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के अंदर में मास लेवल के ऊपर में जो वोटिंग है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया हो। सेकंड स्टूडेंट्स, एसआईआर का जो ड्राइव है उसको भी एक रीजन यहाँ पे बताया गया है कि एसआईआर का ड्राइव के अंदर में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हुआ करते थे उनके नेम को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे ही 12% ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अर्लियर फेज में इलेक्शन में वोटिंग किया था, अब उनका जो नेम है वो लिस्ट के अंदर में नहीं था। तो ओवरऑल यहाँ पे वोटर्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे इंक्रीज है वो किया है। स्टूडेंट्स, ये जो टर्नआउट परसेंटेज है जिसके अंदर में पोस्टल बैलेट के थ्रू जिन लोगों ने वोटिंग किया, सर्विस वोटर्स हैं जिनके थ्रू जिन्होंने वोटिंग किया है सर्विस वोटिंग प्रोसेस के थ्रू में, तो उनके नेम को, उनका जो जो नंबर है उसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड है वो किया गया है। आपको यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। एक तो आपको वोटिंग प्रोसेस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है सीनियर सिटीजन्स के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि एक होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैरी आउट करता है। कैसे सीनियर सिटीजन हैं जो कि बूथ के लिए नहीं अप्रोच कर सकते हैं, तो उनके लिए होम वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है कि उनके घर के ऊपर में जो इलेक्शन का जो पार्टीज हैं वो विजिट करती हैं और वहाँ पे उस पर्सन के द्वारा वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट है वो किया जाता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि ऐसे जो पर्सन जो कि एनआरआई हैं, क्या एनआरआई पर्सन्स को भी इंडिया के अंदर में वोटिंग का जो राइट है वो मिला हुआ है क्या? एनआरआई पर्सन्स को क्या इंडिया में वोटिंग राइट है क्या? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो राइट टू वोट है, क्या राइट टू वोट एक फंडामेंटल ड्यूटी है क्या एवरी इंडियन सिटीजन का कि उनको वोटिंग प्रोसेस के अंदर में पार्टिसिपेट है वो करना होगा, या बेसिकली ये वो ड्यूटी है क्या जिसको स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था और फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट है वो नहीं किया। स्टूडेंट्स, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 3 ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको रिकमेंड किया गया था, बट उस समय का जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। एक तो आप देखिए कि ड्यूटी उन्होंने रिकमेंड ये किया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको फॉलो करना होगा इंडियन सिटीजन को, और अगर इंडियन सिटीजन उसको नहीं फॉलो करना है तो उनको यहाँ पे पनिश है वो किया जाए। सेकंड, आप देखिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग में जो लॉ बनाई जाए उनको जो हमारा जो कोर्ट है उसके अंदर में चैलेंज है वो नहीं किया जा सकता, तो उसके रिगार्डिंग में एक प्रोविज़न है वो उन्होंने मेंशन किया था। और टैक्सेशन के रिगार्डिंग में भी उनका एक यहाँ पे प्रपोजल था कि टैक्सेशन को भी फंडामेंटल ड्यूटी है वो बनाया जाए, और इन 3 प्रपोजल्स को गवर्नमेंट है उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, और फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था, जिनमें जो टोटल नंबर्स हैं वो प्रेजेंट समय में डिफरेंट हैं। और एक आप देखिए कि जो जो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है एजुकेशन का, जिसको कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड है वो किया गया। अब इस न्यूज़ के अंदर में 2 टॉपिक हैं जो यहाँ पे मेंशन है। तो एक तो आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे एक एरिया है जिन्होंने वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट है वो नहीं किया है। वहाँ के लोगों का एलिगेशन है कि वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में एट्रोसिटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया गया है। एक अर्लियर केस के अंदर में वहाँ के लोगों को जो पनिश है वो किया गया है, जेल के अंदर में रखा गया है, और एक्चुअल जो कल्प्रिट हैं उनको वहाँ पे अरेस्ट नहीं किया गया। तो शेड्यूल कास्ट का जो कम्युनिटी है उनके एलिगेशंस हैं, इस वजह से उन्होंने 2 विलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट है वो नहीं किया है। तो एक तो वहाँ का सिचुएशन था। वेस्ट बंगाल के अंदर में जो कूच बिहार नाम का एरिया है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स पार्टिसिपेशन रहा, 96% है वो ऑब्जर्व हुआ है। कूच बिहार को जब आप रीड करते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में तो कहाँ पे आया करता है? आप देखिए कि जब आप राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज के बारे में रीड करोगे कि 1828 के समय में राजा राम मोहन राय हैं वो जो ब्रह्म समाज है उसको सेटअप करते हैं, और उनकी डेथ के बाद में जो अदर लीडर्स हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर साहब हैं, केशव चंद्र सेन हैं, वो इस ब्रह्म समाज को ज्वाइन है वो करेंगे।
बाद में आप देखिए कि ब्रह्म समाज के जो आइडियाज़ हुआ करते थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे कि एक जो बेसिक मिनिमम एज है वो होना चाहिए वो यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग में। और केशव चंद्र सेन जो कि ब्रह्म समाज के ही फॉलोवर थे, एक सेक्शन को वो लीड भी किया करते थे, और उन्होंने अपना जो डॉटर है उनका जो मिनिमम एज है उससे भी कम एज के अंदर में जो जो मैरिज है उसको कैरी आउट किया था कूच बिहार के जो किंग हैं उनके साथ में। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में इस कूच बिहार का जो एरिया है उसके बारे में आप रीड करोगे, ये आपको बेसिकली रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हमने इसको यहाँ पे मेंशन है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया के बारे में है। आप देखिए कि वेस्ट एशिया के वहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनके अनप्रेसिडेंट जो मूव्स हैं वो आपको कंटिन्यूस मिलेंगे। अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनका जो नेवल फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि ईरान के वेसल्स के अगेंस्ट में जो स्ट्राइक है उसको कैरी आउट करेगा। और माइंस को भी आप देखिए कि यूज करने के लिए जो सी के अंदर में माइंस यूज की जाती हैं नेवल फोर्सेज के द्वारा, उसके लिए भी जो ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं। अब ईरान का क्या रेस्पॉन्ड है? ईरान ने कहा है कि जो टोल उन्होंने कलेक्ट किया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाने वाले जो वेसल्स हैं उनके साथ में, उसको आप देखिए कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो उनका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उसमें डिपॉजिट किया है। सेकंड, ईरान ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पे एक्टिव किया है। उन्होंने अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको अलर्ट किया है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग में, जो यूएस के प्रेसिडेंट का डिसीजन है। यूएस के प्रेसिडेंट ने आप देखिए कि इंडिया के अगेंस्ट में भी एक डेरोगेटरी जो जो वर्ड है उसको यूज किया है, इंडिया और चाइना के अगेंस्ट में उनके द्वारा यूज किया गया। तो इस तरीके से जो लीडरशिप है, जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने लीडरशिप का कोई भी स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे नहीं कैरी आउट किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में अभी हमने देखा कि ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर में आप देखिए कि S-400 है, जो एक नाम हुआ करता है जिसको कि हमने सुदर्शन चक्रा का नाम दिया है। रसिया के साथ में हमने इसको परचेज किया है। टोटल 5 यूनिट्स आने वाले थे, अभी तक 3 यूनिट्स वो आए हैं और 2 यूनिट्स को आने वाले समय में लाया जाएगा, जो भी पिछले 1-2 मंथ के दौरान में वो टॉपिक भी न्यूज में था। तो S-400 हमारा एक मास लेवल के ऊपर में एक लार्जर आप देखिए कि एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने रसिया के साथ में परचेज किया। नेक्स्ट और भी काफ़ी सारे एयर डिफेंस सिस्टम है अलग अलग आप देखिए कि कंट्रीज़ के अंदर में, जैसे यूएस का एक एयर डिफेंस सिस्टम हुआ करता है जिसको कि थार्ड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इजराइल के बारे में, इजराइल का आप देखिए कि आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम हुआ करता है, आयरन डोम है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनकी रेड के बारे में है कि जब उन्होंने रेड किया तो उसके अंदर में लॉ, रूल ऑफ लॉ है उसका ब्रीच हुआ था। अर्लियर फेज का ये न्यूज है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पेटिशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मेंशन है। एक तो आप देखिए कि जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वो आर्टिकल 356 के बारे में है। 356 है वो किसके रिगार्डिंग में है कि प्रेसिडेंट रूल है जो स्टेट्स के अंदर में इम्पोज हुआ करता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन हुआ है। किसी भी स्टेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो आर्टिकल 356 है उसको यूज किया जाता है। तो एक तो आर्टिकल 356 यहाँ पे मेंशन था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिस आर्टिकल को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया वो अप्रोच उनके द्वारा किया गया है आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें अगर ब्रीच हुआ है तो उसके रिगार्डिंग में अप्रोच करते हैं, तो उसके थ्रू उन्होंने अप्रोच किया है। एक यहाँ पे आर्टिकल 131 है वो भी न्यूज में था। आर्टिकल 131 बेसिकली यहाँ पे सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट को या फेडरल जो इश्यू है उसको देखते हुए कहा गया था कि उसके अंदर में इस केस को रजिस्टर किया जाए। आर्टिकल 131 एक ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का जो डील करता है सेंटर स्टेट के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको, और दो स्टेट्स के बिटवीन में भी कोई डिस्प्यूट है उनको, और ये सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे डायरेक्टली जो केस है वो जाएगा। और जब भी हम वाटर डिस्प्यूट के बारे में रीड करते हैं, जैसे कावेरी के रिगार्डिंग में वाटर डिस्प्यूट है, महानदी के बारे में कल ही हमने रीड किया, तो आप देखिए कि वाटर डिस्प्यूट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का जो पार्ट है वो नहीं इंक्लूड किया गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे पूरम नाम का जो फेस्टिवल है थ्रिसूर के अंदर में हुआ करता है जिसको कि थ्रिसूर पूरम के नाम से भी जानते हैं। तो थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल के बारे में है कि अब वहाँ पे फायर क्रैकर इंडस्ट्री में जो इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है उस इंसिडेंट के अंदर में। तो आप देखिए कि जो थ्रिसूर पूरम है उसके अंदर में फायर क्रैकर्स हैं उनको नहीं यूज किया जाएगा, कम्प्लीटली साइलेंट वे के थ्रू ये जो फेस्टिवल है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। स्टूडेंट जब भी हम फायर क्रैकर्स के बारे में रीड करते हैं तो हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन फॉर कंट्रोल बोर्ड है
तो उनके द्वारा आप देखिए कि एक वॉइस का जो यहाँ पे लिमिटेशन है वो लगाया गया है कि 125 जो डेसिबल है उससे ज़्यादा यहाँ पे जो वॉइस है वो नहीं होना चाहिए फायर क्रैकर के अंदर में। और त्रिशूरपुरम के अंदर में ये जो टोटल वॉइस है वो 122 के आसपास है, नियर द लिमिटेशन का जो गाइडलाइन है उसके पास में है। एक कंसर्न यहाँ पे ये भी है कि एलिफेंट्स को यूज करते हैं इस फेस्टिवल के अंदर में, तो इस तरीके से जो लार्जर वे के अंदर में जो आप देखिए कि जो फायर क्रैकर्स हैं जो हुआ करते हैं जिनको यूज किया जाता है, तो कहीं वो एनिमल्स को इम्पेक्ट करें, कोई और ट्रेजिडी वहाँ पे ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे जो जो फेस्टिवल है वो कम्प्लीटली साइलेंट वे के अंदर में होना चाहिए, क्यों इस तरीके के फायर क्रैकर है वो ना डेवलप किए जाएं जो कि बेसिकली आप देखिए कि लाइटनिंग को भी कैरी आउट करें और जो वही जो जो यहाँ पे आवाज़ का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो वहाँ पे। तो ये त्रिशूरपुरम जो केरल से रिलेटेड एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें एनआईए के बारे में है। एनआईए के द्वारा आप देखिए कि सॉरी एनआईए के बारे में नहीं है, एक इंडिविजुअल आप देखिए कि इंडिपेंडेंट जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अमृतपाल हैं जो पंजाब से रिलेटेड हैं। अभी वो एनएसए का जो एक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसके अंडर में डिटेंड थे आसाम के वहाँ पे। और अब आप देखिए कि पंजाब पुलिस है उन्होंने अपना कस्टडी के अंदर में उनको लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या रीड करेंगे, जब भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में रीड करते हैं तो कुछ इम्यूनिटीज उनको दी जाती हैं, कुछ इम्यूनिटीज हुआ करती हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। कुछ कुछ ऐसी इम्यूनिटी हैं जो वहाँ पे उनको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर में मिला करती हैं, वो कुछ उनको कलेक्टिव बेसिस के ऊपर में मिला करती हैं। अब देखिए कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट अगर किया जाएगा और स्पेशली अगर क्रिमिनल चार्जेस के रिगार्डिंग में अरेस्ट होगा तो स्पीकर से किसी भी तरीके का परमिशन नहीं है। और अगर उनको अरेस्ट करना होगा सिविल केस के अंदर में तो स्पीकर का जो परमिशन है उसका रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हुआ करता है। क्या स्टूडेंट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग में भी कोई यहाँ पे परमिशन का रिक्वायरमेंट है, तो आप देखिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। एनएसए का जो एक्ट है वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप से काम है वो करता है। एनएसए के अंदर में क्या प्रोविजन है, कितने समय तक रखा जाता है किसी पर्सन को, मैक्सिमम आप देखिए कि 1 ईयर का एक टेन्योर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे समय समय पे जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है एवरी 3 मंथ के दौरान में बोर्ड के द्वारा भी डिसीजन है वो लिया जाएगा कि एनएसए के अंदर में इस पर्सन को रखना है या नहीं रखना है, हमारी कंट्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग में। तो ये एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको कि वहाँ पे डिटेंड किया गया था एनएसए के अंदर में, उसको एंड हुआ है और पंजाब पुलिस की कस्टडी में वो आए हैं वहीं पे ही आसाम के वहाँ पे ही। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स हमारा गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर है उसके बारे में मेंशन है कि आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम का एरिया है जिसके नियर बाई एरियाज में जो विलेज है जहाँ पे इस एआई डाटा सेंटर को डेवलप किया जाएगा, तो उसका यहाँ पे न्यूज है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। नवंबर के समय में गूगल ने ये अनाउंस किया था कि वाईजैक के वहाँ पे उनके द्वारा जो डाटा सेंटर है उसको डेवलप किया जाएगा जो आउटसाइड द यूएस फर्स्ट डाटा सेंटर है वो रहेगा। और ये बेसिकली इसका जो जो कैपेसिटी है 1 गीगावाट बताया गया था कि 1 गीगावाट का यहाँ पे जो ये डाटा सेंटर है वो डेवलप होगा वाईजैक के नियर बाई एरियाज में। पहलगाम के बारे में मेंशन है, पहलगाम का जो लास्ट 1 ईयर हुआ है कैसे वहाँ का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट हुआ है, ओवरऑल जो नंबर ऑफ टूरिस्ट पर्सन जो वहाँ पे जाया करते थे वो आप देखिए कि नंबर हैं वो रिड्यूस हुए हैं। यहाँ पे पहलगाम का जो एरिया है वहाँ के वेजिटेशन को भी बताया गया है, तो आप देखिए कि कश्मीर का वो जो पार्ट है वहाँ पे वेजिटेशन है किस तरीके के जो ट्रीज हैं वो हुआ करते हैं। तो जब हम रीड करते हैं कश्मीर के बारे में या हिमालयन वेजिटेशंस के बारे में तो पाइन ट्रीज हैं वो आपको मिला करते हैं। फिर आप देखिए कि पाइन ट्रीज के अलावा फिर है उसका भी प्रेजेंस है और देवदार ट्रीज हैं उनका भी प्रेजेंस है वो हुआ करता है। तो ये बेसिकली कुछ वेजिटेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टूरिज्म का इंडस्ट्री को इम्पैक्ट हुआ है वो तो बेसिक था कि किसी भी एरिया में कोई इम्पैक्ट होता है तो ओवरऑल वहाँ पे जो पर्सनस जाया करते हैं वो रिड्यूस है वो हुआ करते हैं। और जिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिला है उस सेक्टर के थ्रू उनका भी आप देखिए कि लाइवलीहुड के ऊपर में इम्पैक्ट है वो होता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में है, मणिपुर के वायलेंस को यहाँ पे बताया गया। तो मणिपुर के वायलेंस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि क्या डिसीजन होना चाहिए कि जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं उनके साथ में जो सोसाइटल वहाँ पे ग्रुप्स हैं उनके साथ में डिस्कशन है वो किया जाए। गवर्नमेंट को एक्टिवली वे में पार्टिसिपेट करना चाहिए, डिफरेंसेस को रिजोल्व है वो करना चाहिए जिससे कि यहाँ पे सोसाइटी में एक पीस इस्टेब्लिश हो सके, सोशल हार्मनी है उसको कैरी आउट है वो किया जा सके। तो बेसिकली आप देखें मणिपुर के बारे में हम काफ़ी बार रीड करते हैं, वही सेम पॉइंट्स हैं यहाँ पे।
स्टेटहुड कब मिला था, आर्टिकल 371C के थ्रू कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी इनको अवेलेबल हैं। मणिपुर का जो आप देखिए कि डांस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मणिपुरी डांस है। संकीर्तना का भी एक प्रोसेस हुआ करता है कि जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है, यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट हुआ करता है। फिर हमारा जो हीट का जो सिचुएशन है उसके बारे में है कि जो टेम्परेचर लेवल है वो कंटिन्यूस राइज करता है समर के समय में, और ऐसी स्थिति के अंदर में क्या हमारे यहाँ पे क्या एक्शन प्लान है वो होना चाहिए। तो एक तो आप देखिए कि हीट एक्शन प्लान है जो सजेस्ट किया गया था, जो कि हमारे यहाँ पे ग्रास रूट लेवल का एक इम्पोर्टेंट एक्शन प्लान वर्क करता है एवरी एरिया एवरी डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग में। हीट एक्शन प्लान है जो कि यहाँ पे कैसे हम रेजिलियंट वे में या हीट को जो फेस करते हुए कैसे हम यहाँ पे बेटर लाइवलीहुड है उसको प्रोवाइड कर सकें। ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन में हुआ करते हैं, उनके जो क्वालिटी आवर्स है वो इम्पैक्ट करते हैं टू मच हीट की वजह से। वर्किंग जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर में भी डिक्लाइन होता है टू मच हीट की वजह से। और हमारा जो इनफॉर्मल जो लेबर सेक्टर का जो वर्क है, इनफॉर्मल जो लेबर सेक्टर का वर्क है, जिसमें आप देखिए कि ऐसे लोग हैं जिनका मोर एक्सपोजर है जो हीट में होता है, मोर एक्सपोजर हीट में हुआ करता है, तो टेम्परेचर कंटिन्यूस राइजिंग सिचुएशन में है, तो एक रेजिलिएंट प्लान है उसको यहाँ पे लाना चाहिए। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ने आप देखिए कि तमिलनाडु का जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो विलेज का एक इनिशिएटिव था जिसको कि इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेज किया है कि तमिलनाडु का क्लाइमेट रेजिलिएंट जो विलेज प्रोग्राम है कि विलेज लेवल के ऊपर में हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। तो इसको इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेज किया है। इस तरीके से हमें ओवरऑल कंट्री के अंदर में डिसेंट्रलाइज वे के अंदर में रेजिलिएंट प्लान्स हैं उनको लाना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रेड यूनियंस के बारे में है। वर्कर्स का भी आप देखिए कि प्रोटेस्ट हुआ था, जो उनके द्वारा कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो क्या ट्रेड यूनियंस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? ट्रेड यूनियंस एक तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में उनका जिस तरीके से जो बार्गेनिंग पावर है वो तो इम्पोर्टेंट है, ट्रेड यूनियंस के थ्रू जो बार्गेनिंग हुआ करती है, बट उनका ओवरऑल इम्पोर्टेंस है वो समय के साथ में डिक्लाइन है वो हुआ है, क्योंकि जो मेन ट्रेड यूनियंस हैं जो मेन यहाँ पे हुआ करती हैं उनके द्वारा अपना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उनका डिवाइड होना वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस का जो चार्म है वो डिक्लाइन हुआ है। तो उसी के बारे में है कि यूनियनाइजेशन है उसका वीकन होना कैसे हमारे वर्कर्स को हर्ट किया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे ट्रेड यूनियंस के बारे में, तो 1920 के समय में आप देखिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिसको कि सेटअप किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिसको 1920 के समय सेटअप किया गया। लाला लाजपत राय हैं वो उसके हेड बनते हैं, और आप देखिए कि दीवान चमन लाल है उनके द्वारा उसको उसको जो सेक्रेटरी का जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया गया था। तो ये ट्रेड यूनियंस के बारे में है। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में इनका इम्पोर्टेंस वो इंक्रीज हुआ है, इनका जो बार्गेनिंग जो पावर है जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, बट मेन ट्रेड यूनियंस का स्टिल यहाँ पे डिवाइड होना, आइडियोलॉजिकल डिवाइड होना कुछ ऐसे रीजन से जो हर्ट करता है कम्प्लीटली यूनियनाइजेशन को। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल और गाजा का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें गवर्नमेंट का स्टैंड ना लिया जाना, जिसको कि अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज ने कंडेम किया है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। एशिया अफ्रीका का फोरम समिट है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा मई के मंथ के समय में। तो उसका जो थीम है उसको यहाँ पे थीम को लाया गया है। थीम बेसिकली क्या रहेगा कि हमें जो एशिया अफ्रीका फोरम समिट के अंदर में हमें एंड्यूरिंग पार्टनरशिप को कैरी आउट करना है, एंड्यूरिंग पार्टनरशिप विद द शेयर्ड विजन, एंड्यूरिंग पार्टनरशिप विद द शेयर्ड विजन। एशिया अफ्रीका फोरम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का ये थीम है वो रहेगा। लास्ट टाइम जो समिट है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 2015 के समय इंडिया में ये ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, और इसमें मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। अफ्रीकन यूनियन को हमने आप देखिए कि G20 में भी इंक्लूड करवाया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एडिस अबाबा के वहाँ पे। इंडिया जर्मनी के बाद में इंडिया इजिप्ट ने भी आप देखिए कि डिफेंस को प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में अपने एग्रीमेंट्स को एडवांसमेंट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है जिसमें इथेनॉल का ब्लेंडिंग करना, जिसका नोटिफाई किया गया था गवर्नमेंट ने अभी, तो आप देखिए कि अपोजिशन लीडर्स ने यहाँ पे गवर्नमेंट को कंडेम किया है उस एक्शंस को यहाँ पे। और फ्यूल और फर्टिलाइजर्स का जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बताया गया, अपोजिशन का लीडर्स का ही स्टैंड है कि कंटिन्यूस गवर्नमेंट है उसका फेलियर हुआ है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है।
जो हमारा डीएनटी नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हुआ करती हैं, स्टेट का जो सपोर्ट है वो एक असेंशियल फैक्टर के रूप से काम करता है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। तो स्टेट सपोर्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि स्टेट का जो सपोर्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी है उसका वेलफेयर अगर कैरी आउट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का जो रिपोर्ट है उसके अंदर में ये मेंशन है वो किया गया। राइस का एक्सपोर्ट कम हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स वेस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वो हमारे राइस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन होते हैं और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने की वजह से ओवरऑल आप देखिए कि इस तरीके से जो एक्सपोर्ट है उसको इम्पैक्ट हुआ। रुपी का फॉल हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू आरबीआई ने इंटरवेन भी किया था, बट आप देखिए कि स्टिल यहाँ पे रुपी का जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन के अंदर में डिक्लाइन है वो किया है। और पैथोजेंस के बारे में है, डब्ल्यूएचओ का जो पैथोजन एग्रीमेंट है 2025 का, कि जहाँ कहीं पे भी आउटब्रेक होता है उस आउटब्रेक के जो पैथोजेंस हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं स्पेशली जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनके द्वारा। तो ये मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज हैं जहाँ पे पैथोजेंस का आउटब्रेक होता है, कोई भी न्यू आउटब्रेक जो यहाँ पे पैथोजन को डेवलप्ड कंट्री को प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा उसके रिगार्डिंग में वैक्सीन को डेवलप किया जाता है। बट स्टूडेंट्स पैथोजेंस वो शेयर करते हैं, वैक्सीन जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको रिवर्स में उनको नहीं प्रोवाइड है वो की जाती है। तो उस ये यहाँ पे जो पैथोजेंस का जो एक्सेसिबिलिटी एंड बेनिफिट शेयरिंग है उसके बारे में है कि ओवरऑल उनको बेनिफिट है वो नहीं हुआ करता है। डब्ल्यूएचओ का जो पेंडेमिक एग्रीमेंट है 2025 का उसके थ्रू इस प्रोसेस को लाया गया था, बट स्टिल इन डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट है वो नहीं है। वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इजराइल के जो एक्शंस हैं उनको कंडेम किया है वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग में, कि जिसमें एक पर्सन है जिसको कई एक स्पेशली जो चिल्ड्रन है 15 ईयर ओल्ड जिनका डेथ हुआ है। नॉर्थ कोरिया और रसिया ने आप देखिए कि एक यहाँ पे एग्रीमेंट है वो लेके आए हैं, एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने एक ब्रिज का डेवलपमेंट करेंगे। ब्रिज जो है वो वहाँ पे पास होने वाली एक रिवर है, तुमेन नाम का एक रिवर है, तुमन नाम का एक रिवर है जिसके थ्रू ब्रिज है वो वहाँ पे बनाया जाएगा। फिर स्टूडेंट्स यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बारे में है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने आप देखिए कि एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जो स्मॉल बोट्स हैं स्मॉल बोट्स को यूज करते हुए फ्रांस का जो एरिया है जो यूके के साथ में कनेक्ट होता है इंग्लिश चैनल के साथ, इंग्लिश चैनल के थ्रू में, तो इंग्लिश चैनल के थ्रू जो स्मॉल बोट्स हैं उनको लोग यूज ना करें जिसमें कैजुअलिटीज़ हैं वो ना हो यहाँ पे, तो एक एग्रीमेंट है वो यहाँ पे लाया गया है, फिर से रिवाइवल किया गया है। वैसे तो 2018 के समय से ही एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाला फर्स्ट इंडियन पर्सन है वो कौन था? आरती शाह नाम से एक पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया था। फिर ना ये बेसिकली आप देखिए कि आप स्कूल के समय जीके का जो बुक रीड करते हो जो फैक्चुअल नॉलेज होती है उसमें ये मेंशन किया जाता था, इस वजह से मुझे याद है। आरती शाह हैं जो कि फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने डेट इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल का जो मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट है कि कंटिन्यूस यूएस अगर हम सपोर्ट करें तो हम ईरान को स्टोन एज के अंदर में लेके जाएंगे, वहाँ पे मास लेवल के ऊपर जो डैमेज है वो करेंगे, ये वहाँ के मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। और रसिया के अंदर में आप देखिए कि टॉक्सिक रेन हुआ है क्योंकि ऑयल का जो डिपो है उसको यूक्रेन के स्ट्राइक की वजह से हिट हुआ था, तो एसिड रेन या टॉक्सिक रेन का जो सिचुएशन है वो वहाँ पे हुआ है। लेबनान इजराइल हैं वो फिर से डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे, तो उनके दोनों के डिस्कशन के बारे में है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएस का जो सिक्योरिटी का जो रीजन है पेंटागन, उसका डिसीजन बताया गया कि नेवी चीफ को लीव करने के लिए कहा गया है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये जो लेक्चर है वो बेटर लगा है, आपकी प्रिपरेशन को अगर ये सपोर्ट करता है, तो आप इसको अपने जो जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ में भी शेयर कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।